Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 12, and it is only for class 10 students. It has taken from the subject Social Science, Democratic Politics, and we will learn and understand the topic Power Sharing in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम पावर शेयरिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे, आखिर समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग. एज यू ऑल नो, जैसे कि इसके नाम में ही इसका मीनिंग है कि पावर को शेयर करना. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग इज नेचुरली लिंक्ड टू डेमोक्रेसी. यानी जो पावर शेयरिंग का आइडिया है ना, वो डेमोक्रेसी के साथ नेचुरल रूप से जुड़ा हुआ है. क्योंकि अगर डेमोक्रेसी होगी तो पावर शेयरिंग भी होगी. क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है? इज द रूल ऑफ पीपल, नॉट द वन पर्सन. अगर वन पर्सन का रूल होगा फिर तो वो डिक्टेटरशिप होगी. इसलिए पावर शेयरिंग उसके साथ नेचुरली लिंक्ड है. मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज अराउंड द वर्ल्ड आर हैविंग डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज एक्सेट्रा. आज दुनिया में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वो किसी ना किसी बेस पर डाइवर्स, उनमें डाइवर्सिटी है, वो डिवाइडेड हैं. चाहे वो रिलीजन के बेस पर हो, चाहे रेस के बेस पे हो, चाहे कास्ट के बेस पे हो, चाहे लैंग्वेज के बेस पे हो, लेकिन किसी ना किसी बेस पर वो डिवाइड हैं और उनमें डाइवर्सिटी है. देयरफॉर ड्यू रिस्पेक्ट शुड बी गिवन टू ऑल द डाइवर्स ग्रुप्स एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी. यानी इस सब चीज़ों को देखते हुए हमें जितने भी सोशल ग्रुप्स वहाँ पर उस सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं उन सभी के व्यूज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए और उन सभी को हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिससे उनके साथ कुछ पार्शियलिटी हो. वी विल अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम. हम पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट को, उसके मीनिंग को एक कंट्री है बेल्जियम, उसके एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करने का कोशिश करेंगे. बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप. यूरोप की एक बहुत छोटी सी कंट्री है जिसका नाम है बेल्जियम. इट्स एथनिक कॉम्पोजिशन इज कॉम्प्लेक्स. इसकी जो जातीय बनावट है ना, वो थोड़ी सी जटिल है, बहुत थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है. यानी वहाँ का जो कॉम्पोजिशन है. इट्स पॉपुलेशन इज अराउंड 1 करोड़ और इसकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा है या उसके आसपास है. और आपको मैं बता दूं, हमारे इंडिया का एक स्टेट है हरियाणा, ये उसके इक्विवेलेंट है. तो सोचिए, हमारा तो एक छोटा सा स्टेट और ये पूरी एक कंट्री. 59% ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स डच. देखिए यहाँ पर इस जो बेल्जियम के 2 पार्ट्स भी हो रखे हैं, जो कि एक रीजन तो है फ्लेमिश रीजन जहाँ पर 59% लोग हैं और दे स्पीक डच लैंग्वेज. Another 40% people live in Wallonia region and speak French. और एक दूसरा एरिया जो है वेलोनिया रीजन, वहाँ पर 40% लोग जो हैं वो फ्रेंच स्पीकिंग है, यानी फ्रेंच भाषा बोलते हैं. तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो बेल्जियम की सोसाइटी है वो लैंग्वेज बेस पर डिवाइडेड है. इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% आर फ्रेंच स्पीकिंग वाइल 20% आर डच स्पीकिंग. जो उसकी कैपिटल है बेल्जियम की ब्रुसेल्स, वहाँ पर जो कंडीशन है टोटली ऑपोजिट है. वहाँ पर जो फ्रेंच बोलते हैं वो लोग ज़्यादा हैं और डच बोलने वाले कम हैं. जबकि देखा जाए पूरे अगर कंट्री में तो डच ज़्यादा है और फ्रेंच कम है. द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल. और आपको मैं बताऊँ, जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है, वो पुराने समय से वो रिच भी हैं और पावरफुल भी हैं. डच स्पीकिंग गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेटर. जो डच स्पीकिंग लोग हैं ना, कम्युनिटी है उनकी, उनको वो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फ़ायदा बाद में मिला, उनको बाद में एजुकेशन मिली. दिस लेड टू द टेंशन बिटवीन द 2 कम्युनिटीज़ इन 1950s एंड 1960s. और इसका क्या रिजल्ट हुआ कि 1950s और 1960s में इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच टेंशन बढ़ती चली गई. डच स्पीकिंग वर इन द मेजॉरिटी इन द कंट्री बट वर इन माइनॉरिटी इन द कैपिटल ब्रुसेल्स. देखिए, मैंने वही अभी आपको बताया, जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो पूरी कंट्री में तो मेजॉरिटी में थी, लेकिन कैपिटल में, जो उसकी ब्रुसेल्स कैपिटल है, वहाँ पर वो माइनॉरिटी में थी. लेट्स सी इन द मैप के थ्रू भी हम इसमें देख सकते हैं. देखिए, ये बेल्जियम का मैप है और यहाँ पर वेलोनिया और जो दूसरा एरिया था, कौन सा एरिया था बताइए?
और फ्लेमिश जो कि यहाँ पर है। तो यहाँ पर जैसे अभी हमने कंडीशन देखी कि जो डच स्पीकर्स थे वो 59% थे और 40% फ्रेंच स्पीकर थे और 1% यहाँ पे जर्मन स्पीकर भी थे, यानी जर्मन भाषा बोलने वाले जो कि 1% थे। ब्रुसेल्स में यहाँ पर क्या था, बिल्कुल ही ऑपोजिट कंडीशन थी। फ्रेंच 80% थे और डच जो है वो 20% थे। Between 1970 and 1993, 4 amendments were brought in the Belgian constitution so far as to run an arrangement that would enable everyone to live together within the same country। और देखिए बेल्जियम ने बहुत जल्द ही अपनी इस टेंशन को रिमूव कर लिया और यहाँ तक कि उस 1970 से 1993 तक उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 4 अमेंडमेंट्स किए, यानी 4 चेंजेस किए। और इसलिए चेंजेस किए ताकि वहाँ पर जो भी लैंग्वेज स्पीकर है वो आराम से शांति से वहाँ पर रह सकें, दोनों को इक्वल वहाँ पर स्टेटस मिल पाए। तो आखिर व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द बेल्जियन गवर्नमेंट टू रिमूव टेंशंस। तो आखिर उन्होंने क्या स्टेप किए जो इस टेंशन को रिमूव किया, लेट्स सी। देखिए स्टूडेंट्स, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चारों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। सबसे पहले वहाँ क्या हुआ, इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच स्पीकिंग दोनों के मिनिस्टर्स को इक्वल नंबर दिया गया, यानी दोनों बराबर नंबर में उसमें रखे गए। तो यहीं पर उनकी लड़ाई टेंशन खत्म हो गई। वाइड पावर्स टू स्टेट्स गवर्नमेंट, यानी वेलोनिया और फ्लेमिश की 2 अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट बनाई गई और उन्हें पावर भी डिस्ट्रीब्यूट की गई। स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबॉर्डिनेट नहीं थी, अपने फैसले खुद ले सकती थी। तो यहाँ पर भी टेंशन खत्म हो गई। देन सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में भी एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, और वहाँ पर दोनों ही कम्युनिटीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। देन कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई गई इलेक्टेड बाय द पर्टिकुलर लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटी, यानी वहाँ पर 3 अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई जिसमें जो डच स्पीकिंग लोग थे वो अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट को चुनते थे और जो फ्रेंच स्पीकिंग थे वो अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट को सेलेक्ट करते थे। और इसका काम क्या था, दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज, और वो कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज को देखते थे। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच लैंग्वेज स्पीकर्स आर इन मेजोरिटी इन बेल्जियम। बेल्जियम में कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले लोग ज़्यादा रहते थे, फ्रेंच, डच, जर्मन या फिर इंग्लिश? बी, डच। देन सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द नॉट अ स्टेप टेकन टू रिमूव टेंशन इन बेल्जियम बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज़। तो आपको बताना है कि बेल्जियम में दोनों डिफरेंट कम्युनिटीज़ की टेंशन को रिमूव करने के लिए इनमें से कौन सा स्टेप नहीं था। ऊपर तो अभी हमने 4 स्टेप पढ़े, लेकिन इनमें से वो कौन सा नहीं था। स्टेट गवर्नमेंट्स वर गिवन वाइडर पावर, यस। प्रोविजन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट, यस। सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स, वो भी था कि कैपिटल ब्रुसेल्स में अलग गवर्नमेंट बनाई गई थी। देन अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स टू रन कम्युनिटी गवर्नमेंट, ये नहीं था क्योंकि कोई गवर्नर नहीं रखा गया था। दिस इज योर आंसर नंबर 2। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको अब समझ में आने लगा है तो इस चैनल और इस वीडियो को खूब लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी इसे 50K तक पहुंचा दीजिए, यानी कि 50,000 तक। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। और इसके बाद अरे भाई स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू।